गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं। अनीता एडेड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उन्होंने क्या डाला है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाला है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात समझिए, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज्यादा है और एसिड कम है ना, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। डाइल्यूट एसिटिक एसिड पता है कौन सी होती है? ये होती है विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। देखिए इसके पास भी एक H पॉजिटिव, मतलब ये पानी में घुलेगा। अगर इसको पानी में घुले तो ये H पॉजिटिव आयन देगा। ये पानी में घुल के क्या देगा? H पॉजिटिव, मतलब ये H पॉजिटिव आयन देगा और Cl नेगेटिव आयन देगा। तो हाँ, ये एसिड है, ये एसिड का बिल्कुल है। ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि पानी में घोलने के बाद कौन जल्दी से H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, अब आप जानते हैं विनेगर तो हम खाते हैं, क्या हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड खाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम वो चीज खाएंगे जो हमारी बॉडी के हिसाब से माइल्ड हो। तो विनेगर एक एसिड जरूर है, लेकिन ये कौन सा एसिड है? इसको कौन सा एसिड? ये खाने का एसिड है, मतलब ये हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, एडिबल एसिड है ना, हम खा सकते हैं उसको। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगी? इसकी पीएच वैल्यू वेरी लो। पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू क्या होगी? लो होगी कि ज्यादा होगी? इसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है? कम होता है। पीएच वैल्यू लेस होता है। इसका पीएच वैल्यू कैसा होता है? लेस वैल्यू होता है। अभी मैं इन दोनों पॉइंट्स पे वापस आती हूँ पीएच पे, पर पहले इसकी बात कर ले कि ये डाइल्यूट एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड है। कौन सा एसिड बोलते हैं विनेगर को? वीक एसिड। अब इसको वीक क्यों बोला, इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोला? आप समझिए, मैंने 1000 ml लिया है। क्या लिया है? मैंने 1000 ml डाइल्यूट HCl लिया है। तो मुझे क्या मिलेंगे? 1000 के 1000 H प्लस आयंस मिल जाएंगे, मतलब H प्लस टूट जाएंगे और 1000 के 1000 यहाँ पे Cl नेगेटिव टूट जाएंगे। तो देखिए मेरा काम तो H प्लस से है, तो जितना मैंने दिया था 1000 के 1000 H पॉजिटिव आयंस बिल्कुल टूट के रह गए पानी के अंदर, इमेजिन कीजिए। और ये वही मैंने 1000 मिलाया जब टोटल सॉल्यूशन में, तो सिर्फ 3 या 4 मिल रहे हैं मुझे, क्या? H पॉजिटिव आयन। तो देखिए कितने कम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल सही है। अब पीएच वैल्यू की बात करते हैं। आप जानते हैं पानी का पीएच कितना होता है? न्यूट्रल पे होता है। क्या होता है पानी? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब 7 है। इसकी पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू क्या है? 7 है। न्यूट्रल किसकी? पानी की, H2O। अब मैं इस लाइन पे देखिएगा, मेरा एरो देखिए, अगर मैं ऐसे बढ़ती हूँ इस लाइन में, अगर मैं ऐसे बढ़ती हूँ, ऐसे इंक्रीज होती हूँ, इसका मतलब बेसिस नेचर इंक्रीज। मतलब इस लाइन पे अगर मैं ऐसे बढ़ती हूँ तो पीएच वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना। और इस लाइन में अगर मैं ऐसे बढ़ती हूँ, ऐसे यहाँ पे, तो पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी। पीएच वैल्यू इंक्रीज अगर मैं 7 से यहाँ पे, यानी इस लाइन में एसिड नेचर इंक्रीज। एसिड नेचर क्या होगा? इंक्रीज। किस लाइन में? इस लाइन में। यहां से आप जैसे चलते जाएंगे, इसका मतलब जिसका पीएच वैल्यू 1 हुआ, इट मीन्स इट इज मोर एसिड, हाईली एसिडिक होगा वो। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से लेस जितने भी होंगे, मतलब 0 से लेके 7 के बीच में जितने होंगे, सब एसिडिक नेचर के होंगे। तो अगर जिसकी वैल्यू सपोज कीजिए मेरे पास 5 आई, तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये लेस एसिडिक है। तो इसीलिए तो मैंने बोला था पीएच वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब पीएच वैल्यू ज्यादा, यानी ज्यादा होगी। पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब एसिडिटी कैसे होगी? एसिडिक विल बी लेस, वो लेस एसिडिक होगा। यानी यहाँ पे देखिए, ये नंबर लाइन देखिए, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो देखिए ये जैसे जैसे आप एरो के ऐसे जाएंगे तो एसिड नेचर बढ़ता जाएगा, करेक्ट है। तो वही बात है कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसका पीएच वैल्यू कम होगा। और ये वीक एसिड है, इसीलिए इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। वीक एसिड का पीएच वैल्यू ज्यादा, मतलब वो क्या होगा? वीक एसिड होगा वो, करेक्ट। तो ऑप्शंस पे आते हैं हम लोग। ऑप्शन यही दिया हुआ है, pH of acetic acid is more than that of hydrochloric acid. pH of
pH ऑफ एसिटिक एसिड, pH ऑफ एसिटिक एसिड, देखिए pH ऑफ एसिड, pH वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कम होती है, यानी वो इस यहाँ पे कहीं जगह फॉल करेगा, और एसिटिक एसिड आपका यहाँ कहीं फॉल करेगा, राइट। यहाँ पे क्या फॉल करेगा, इमेजिन कीजिए ये एसिटिक एसिड है हमारा, तो pH वैल्यू एसिटिक एसिड की लेस होगी, तो pH वैल्यू of acetic acid, pH value of acetic acid is more, ये pH value of acetic acid is more as compared to hydrochloric acid, तो of course A option is correct। अब दूसरे भी चेक कर लेते हैं, जैसे pH acetic acid is less, ये तो बिल्कुल गलत है। एसिटिक एसिड डिसोशिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, देखिए कहाँ मैंने बोला था ना 1000 ml भी लेंगे तो 3 या 4 देगा वो, तो बहुत ही बिल्कुल वीक एसिड है, तो डिसोशिएट नहीं होता, पानी में जाके H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट नहीं होते। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे भाई स्ट्रॉन्ग होता तो हम खाते ही क्यों, राइट। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 6th-7th क्वेश्चन पर। हम किस पे आ रहे हैं, 7th क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोलता है द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है A and B आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, A and B आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ये देखिए ये A है और ये B है, उन्होंने बोला है क्या ये अनसेचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है। स्टूडेंट्स अनसेचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसेचुरेटेड वो होते हैं, अनसेचुरेटेड कौन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे C बॉन्डिंग होती है, C और H के अलावा कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच, ये इंपॉर्टेंट है, किसमें हो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब फर्स्ट में देखिए ए में क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है, बिल्कुल है। अब आप बी की तरफ आइए, क्या बी में वो क्या अनसेचुरेटेड, बी में देखिए, बी में क्या वो डबल बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा, बी में डबल बॉन्ड है ही नहीं। द फॉर्मूला ओके, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला था कि जैसे बी का उन्होंने बोला कि अनसेचुरेटेड, अब देखिए बी अनसेचुरेटेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है ना, देखिए कहाँ है डबल बॉन्ड। मैंने कहा था अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखिए सी एंड डी आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सी एंड डी। अब आप कहेंगे बिल्कुल सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सेचुरेटेड का मतलब होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगेन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बात है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तब मुझे बताइए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सही है, और ये हाइड्रोकार्बन भी है क्योंकि खाली C और H प्रेजेंट है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन खाली ये हाइड्रोकार्बन नहीं, यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, देखिए OH, तो एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन में नहीं आए, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नहीं आएगा, मतलब ये इसमें एक फिनॉल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, सी एंड डी आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, विच इज रॉन्ग। सी तो है लेकिन डी नहीं है, राइट, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड पे आ जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी, बताइए ए से लेके सी में चेंज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को हम निकल डाल देते हैं। बेटा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो चीज होती है जो कंपाउंड में डालने के बाद वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। कैटेलाइजर क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ रिएक्शन को जल्दी मतलब जो रिएक्शन आपकी 2 दिन 3 दिन में होगी वो 1 घंटे में ही निपटा के चले जाएंगे, तो स्पीड को फास्ट करती है। तो कैटेलाइजर हम क्या करते हैं, रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं रहते, यानी ये कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करेंगे, बट रिएक्शन को जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको 1 घंटे के अंदर ही रिजल्ट दे देंगे। ओके, तो प्रेजेंस और क्या बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए
टू सी। अब मुझे बताइए, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। मतलब ये तो देखिए ऑलरेडी 2H तो है ही यहाँ पे, ये देखिए 2H तो है, इसके पास भी 2H तो है इस कार्बन के पास, और एक सिंगल बॉन्ड तो है, और ये 2H और आ गए हमारे पास एडिशन में, तो एक H इस पे बैठ जाएगा, एक H इस पे आके बैठ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन सही है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है कि चेंजेस फ्रॉम A टू C। ठीक है, और एडिशन ऑफ पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन तो सही दिया हुआ है। डी ऑप्शन देखिए, एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस B टू D, एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस B टू D। B से लेके D में हमने क्या ऐड किया हुआ है, KMnO4, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड किया, तो ये B से D में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको एक रिएक्शन करके बताती हूँ। पोटेशियम पर मैग्नेट होता क्या है, KMnO4 जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये क्या सप्लाई करता है, फुल ऑक्सीजन, फुल O, मतलब जो भी बेचारा गरीब जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा ना, ये उसमें जाके ऑक्सीजन डाल के आ जाएगा, हर किसी में ऑक्सीजन डाल के आ जाएगा। तो मुझे बताइए ये वाली रिएक्शन में अगर इसमें अगर आप ऑक्सीजन को डालोगे, अगर KMnO4 का काम किया कि ऑक्सीजन डालना, अगर इसमें आप ऑक्सीजन डालोगे तो 3 ऑक्सीजन हो जाने चाहिए, तो वैसे वो कोई कंपाउंड होता नहीं है, बट अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे 3 हो जाने चाहिए, लेकिन देखो रिजल्ट में तो हमें ऑक्सीजन कमी हो गई, यानी इसका तो रिडक्शन हो गया ना। देखिए एक ऑक्सीजन कम हो गया तो इसका तो रिडक्शन हो गया, जबकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग है, ये तो ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाला है। KMnO4 क्या करता है, सप्लाई करता है। यस स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें एक और चीज बताती हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी शायद, कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये दिया हुआ है ना। अब मैं डी देखती हूँ, डी ऑप्शन देखिए मेरा, ये जो डी पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, CH, यानी यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CHHOH। अगर आप इसको देखेंगे इस कंपाउंड को, तो अगर आप KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें डालते हैं, तो मैंने क्या बोला था, ये क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। अगर ये ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है तो अब ये इक्वेशन, एक ऑक्सीजन इसमें आके ऐड हो जाएगा, मतलब अब रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए CH3 CH2 और एक ऑक्सीजन ऐड होगा, क्योंकि KMnO4 का क्या काम है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, तो OOH हो जाना चाहिए। करेक्ट है, यानी D से क्या हम B पे आ सकते हैं, देखिए B में यही तो है, CH3 COOH, देखिए सेम ही तो है, सेम बन गई इक्वेशन। इसका मतलब अगर ऑप्शन में ये दिया होता कि D में हम पोटेशियम परमैग्नेट ऐड करते तो हमें B मिल जाता तो सही होता, लेकिन देखिए हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि अगर हम पोटेशियम परमैग्नेट चेंजेस B टू D, पोटेशियम परमैग्नेट चेंजेस B टू D, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। ये फर्स्ट लेयर दी है, सेकंड दी है, थर्ड दी है, फोर्थ दी है, तो उन्होंने बोला इसमें से कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद होगा, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ऊपर क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, मैं यहीं पे समझा देती हूँ। ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, करेक्ट। और आप जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ना छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऐसे सेक्शन बना होता है आपके एनसीईआरटी में देखिएगा, और ऐसे छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट इसमें होते हैं। यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सब जगह क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, इट हैज अ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या होता है उसके अंदर, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जैसे ही सनलाइट आती है क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, राइट। तो ये जो लेयर है ये वाली, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस। देखो ये अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, तो ये कौन सी लेयर है, इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर एपिडर्मिस, राइट। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा,
और ये सब लीफ में हो रहा है। ओके, ऑफ कोर्स लीफ में ही होगा ना, राइट, ये लीफ में होता है। तो लीफ का ये अपर एपिडर्मिस और बीच में ये जो टोटल है इसको बोलता है मेसोफिल। क्या बोलता है? मेसोफिल। ओके, अब मेसोफिल का ये वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं? पैलिसेड मेसोफिल, पैलिसेड मेसोफिल। और इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल। तो अब आपको मोटे मोटे तौर पे मैं समझाती हूँ कि मेसोफिल के अंदर ही, मेसोफिल का शेप कैसा होता है? एक तो आपने देखा ये रेक्टेंगुलर, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर वाला, इसके अंदर क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट स्टोर होता है। ये बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगुलर कंपाउंड होंगे, उसके अंदर क्या स्टोर होते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट स्टोर होते हैं। और नीचे देखिए आपको ऐसा गोल 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए गोल 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 गोल, इसको क्या बोलते हैं? स्पंजी मेसोफिल। पर ये टोटल तो मिला के मेसोफिल ही है ना। तो इसके अंदर मेसोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मेसोफिल के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में तो फोटोसिंथेसिस। ओके, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होना मतलब आपको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। वो क्लोरोफिल कहाँ स्टोर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है? मेसोफिल के अंदर। तो उन्होंने बोला मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ ऑकर होगा? तो सेकंड और थर्ड वाले में। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड एंड थर्ड। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स कैन एब्सॉर्ब गैस विच इज इवॉल्व्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। अब आप देखिए, बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब हम रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा CO2। अब नेम द केमिकल एक्स दैट कैन एब्सॉर्ब द गैस, कौन सी गैस वो एब्सॉर्ब करेगा? तो ये कौन सी गैस एब्सॉर्ब करेगा? ये है KOH। एक्स क्या है? KOH। KOH क्या करता है? CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है और बना देता है K2CO3 और प्लस पानी भी निकाल देता है। ये एक्टिविटी मैंने समझाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। और क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा है क्वेश्चन। इफ अ टॉल प्लांट इज क्रॉस विद अ डॉफ प्लांट, डॉफ प्लांट मतलब, डॉफ का मतलब क्या होता है? डॉफ पी प्लांट मतलब जहाँ पे स्मॉल कैरेक्टर होती है, और टॉल पी प्लांट मतलब जहाँ पे TT कैरेक्टर मिलेंगे। ओके, इज क्रॉस विद अ प्योर, व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विल रिस्पेक्टिवली बी टॉल? हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए? F1 और F2 में से कितने परसेंटेज होंगे जो टॉल के होंगे? ओके, आई होप ये क्वेश्चन तो वैसे आपने किया होगा, लेकिन चलिए देख लेते हैं। हमने क्या लिया? प्योर पेरेंट प्लान लिया। प्योर, प्योर मतलब प्योर, जो सिर्फ मतलब कई सातों, मतलब ऐसा समझे कई पीढ़ियों से सिर्फ उसमें टॉल 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 ही कैरेक्टर्स और कोई कैरेक्टर नहीं है। तो ये प्योर पेरेंट प्लांट है, प्योर पेरेंट जनरेशन, प्योर पेरेंट जनरेशन। और एक हमने ऐसा लिया है जो बिल्कुल ही डॉफ है। डॉफ का मतलब सदियों से बस ये डॉफ ही पैदा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे इनमें, और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब इनको हमने करवाया है क्रॉस। क्रॉस करवाने के बाद देखिए ये एलिलिक पेयर बन गए। अब इसमें से 50% लीजिए, तो 50% इन दोनों का कोई एक, तो 50% इसमें से और 50% इसमें से उठाइए, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन। अब मुझे बताइए F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? आपको फिनो मतलब कैसा दिखेगा, फिजिकली कैसा दिखेगा? तो आप मुझे बताइए इन दोनों टीम में से डोमिनेंट कौन है? ये वाला, ये एलिलिक पेयर डोमिनेट है, क्योंकि टॉल कैरेक्टर क्या होता है? डोमिनेट होता है। अगर ये डोमिनेट है तो आपको सारे के सारे है, इसमें ये भी मौजूद है, लेकिन दिखेगा कैसे आपको? टॉल ही दिखेंगे। सारे के सारे कैसे दिखेंगे? ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल। तो आपको दिखेंगे कैसे? ऑल आर टॉल, मतलब 100% F1 जनरेशन में आपको क्या दिखेगा? 100% टॉल प्लांट। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक छुपा हुआ कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है डॉफ का। इन दोनों में रिसेसिव नहीं था, इन दोनों में ये दोनों के दोनों टॉल थे, ये दोनों के दोनों शॉर्ट है। पर जब इनका पेयर बनाया गया, ब्रीड करवाया गया, तो हमें टॉल भी मिला, शॉर्ट भी मिला। ये हमारा जीन्स है, ये हमारा जीनोटाइप है। क्या है इसको? क्या बोलेंगे आप? जीनोटाइप बोलोगे। ये TT मिला के क्या बोलते हैं इसको? जीनोटाइप है ये हमारा। जो हमें दिखते नहीं है वो जीनोटाइप होते हैं। ओके, अब मुझे बताइए, लेकिन आपको फिजिकली जब प्लांट ग्रो होंगे तो आपको ये तो ना दिखेगा कि इसमें ये वाला पेयर छुपा हुआ है, आपको तो टोटल दिखेगा कि 100% टॉल प्लांट मिल गए। तो चलो F1 तो आ गया हमारा 100% टॉल।
अब F2 की बात कर लेते हैं। F2 जनरेशन के लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरा अभी जो F1 जनरेशन में जो मुझे प्रोडक्ट मिला है, इसी का ही मैं क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन दोनों कर सकते हैं ना पी प्लांट, तो उन्हीं का ही वापस से करवाऊंगी। ओके, तो कैसे करवाऊंगी, इनमें से एलिलिक पेयर को आप तोड़ सकते हैं, है ना, ये लॉ दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ऐसा लिख सकते हैं हम एलिलिक पेयर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद आया ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, तो एक मेल पार्ट और ये पूरा के पूरा फीमेल पार्ट है ना, ऐसे हम लोगों ने कर लिया। तो अब मिलाइए टी 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 टी, ये टी ये टी, ये टी और ये टी, मतलब टी और टी, ये टी और ये टी मिला के, और ये टी और ये टी, ये बन गया। इसका मतलब टोटल आपको कितने पेयर्स मिलेंगे इसके, 4। टोटल कितने मिलेंगे, 4 में से अगर आप इसका फिनोटाइप लिखना चाहें, फिनोटाइप, तो आपको फिनोटाइप में क्या मिलेगा, आप देखिए आपको क्या मिला, मैं थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। टी टी इस टू टी टी, देखिए एक टी टी तो ये वाला मिला, और ये दोनों तो टी टी है, इस टू टी टी, ये मिला कि नहीं मिला आपको। अब ये कितने मिले, ये मिला 1, इसके कितने पेयर से, 1 2, तो 2, इसके कितने पेयर है, 1, तो टोटल देखिए 2 और 1 3 और 1 4 है ना, टोटल 4। तो अब मुझे बताइए इन दोनों में से ये टॉल है, तो रिजल्टेंट पौधा कैसा दिखेगा, आपको टॉल ही दिखेगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और ये इसमें एक रिसेसिव कैरेक्टर है, ये रिसेसिव है और ये डोमिनेटिंग है, तो आपको ये भी प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल। और ये देखिए ये दोनों रिसेसिव है, रिसेसिव कब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जब उसका दूसरा पेयर भी कैसा हो, रिसेसिव, तो ये आपको दिखेगा डॉर्फ। सही है ना, इसका मतलब टोटल टॉल अगर मैं देखूं, टोटल टॉल कितने बनेंगे, 3, और डॉर्फ कितने बनेंगे, डॉर्फ कितने बनेंगे, 1। देखिए यही बनेगा डॉर्फ, खाली यही डॉर्फ होगा, डॉर्फ, और ये भी रिजल्टेंट, देखिए ये भी टॉल का मतलब इसमें ये, अगर दोनों टॉल है तो रिजल्टेंट टॉल मिलेगा, या फिर दोनों में से कोई एक भी टॉल है तो डोमिनेट तो टॉल वाला है, तो वही करेगा। तो ये 2 बने, तो 2 और 1 टोटल कितने टॉल मिलेंगे आपको, 3, और टोटल डॉर्फ कितने बनेंगे, 1, और हो गए टोटल कितने हो गए, 4। तो अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो टॉल के परसेंटेज हमसे पूछे हुए हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, हम ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंटेज, मतलब 3 है, ये टॉल 3 है और टोटल 4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा यानी 75%। और यही आप डॉफ का निकालना चाहते तो डॉफ का कितना निकलता, 1/4 इंटू 100, यानी कितना निकलता, 25%, यानी रेशियो क्या हो गया, 75:25। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। तो F1 में टॉल कितने थे, F1 में टॉल कितने थे, F1 में टॉल थे टोटल 100%, F2 में टॉल कितने हैं, टोटल के टोटल टॉल चाहिए सिर्फ हमें, दैट इज 75%। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, मैं बाकी के जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।